B.Ed B.Sc पार्ट सेकेंड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे हैं संसाधन संरक्षण की, और संसाधन संरक्षण के अंतर्गत आज अपन बात करेंगे खनिज संसाधन संरक्षण। यानी खनिज किसे कहा जाता है या खनिजों को संसाधन की श्रेणी में क्यों लिया जाता है। तो धरातल से प्राप्त वे पदार्थ जिनके निश्चित भौतिक तथा रासायनिक गुण होते हैं क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त वे पदार्थ जिनके निश्चित भौतिक तथा रासायनिक गुण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। खनिज मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि खनिजों के बिना औद्योगिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर खनिज संसाधन प्राप्त होंगे किसी देश में पाए जाते हैं तो ही उस देश का औद्योगिक विकास होगा, नहीं तो उस देश का औद्योगिक विकास नहीं होगा। तो बिना खनिजों के औद्योगिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब अपन संपूर्ण विश्व का अध्ययन करें तो कुछ देशों में खनिज संपदा अधिक पाई जाती है और कुछ देशों में खनिज संपदा न के बराबर पाई जाती है। अब कुछ देशों ने क्या किया? अपने उपयोग हेतु खनिजों का अत्यधिक मात्रा में दोहन किया, और जब खनिजों का अत्यधिक मात्रा में दोहन किया तो उनको विदेशी मुद्रा की तो प्राप्ति हो गई, लेकिन उनके देश में उस खनिज पदार्थ की मात्रा क्या होती चली गई? कम होती चली गई। जिन देशों के पास में तकनीकी ज्ञान था उन देशों ने क्या किया? उन खनिजों का उपयोग किया, और उन खनिजों का उपयोग करते हुए वापस उन्हीं देशों में भेज दिया जहां से कच्चा माल मंगवाया जाता था। उसका मूल्य क्या होता था? अधिक होता था, और धीरे धीरे इसी होड़ के कारण से लगातार खनिजों की मात्रा क्या हो गई? कम हो गई। पृथ्वी के धरातल में अनेक खनिज पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जिनका अपन बार बार उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य ने किसी भी वस्तु को एक बार काम में ली और वस्तु महंगी है जब तो उसका पुनः उपयोग किया, और अगर वो खनिज सस्ता है तो उसको धरातल में ऐसे ही खुले में छोड़ दिया, और जब मनुष्य ने उसको खुले में छोड़ दिया तो धीरे धीरे उस खनिज पदार्थ की मात्रा क्या होती गई? कम होती गई। अतः खनिजों के संसाधन यानी खनिज संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता महसूस हुई। इसके लिए कौन कौन सी विधियां काम में लेनी चाहिए? सबसे पहली बात आती है नए खनिज क्षेत्रों का पता लगाना। यानी जो नए खनिज क्षेत्र हैं उनका पता लगाना चाहिए। दूसरी बात आती है खनिजों का खनन प्रक्रिया के अंतर्गत संरक्षण। यानी जब उनको धरातल से बाहर निकालते हैं तो भी उनका क्या होना चाहिए? संरक्षण होना चाहिए। तीसरी बात आती है निकाले गए खनिजों से
अधिकाधिक धातु की प्राप्ति, यानी उनसे अधिक से अधिक धातु की प्राप्ति होनी चाहिए। चौथा आता है खनिजों का बहुउद्देशीय उपयोग, यानी अनेक एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु खनिजों का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। अगला आता है सुरक्षित भंडार ग्रहों सुरक्षित भंडार ग्रहों का निर्माण करना चाहिए। छठा आता है खनिजों की विकल्पों का प्रयोग, सातवां आता है स्नेहकों का उपयोग, आठवां आता है धातु का बारंबार उपयोग, नौवां आता है शक्ति संसाधनों का कच्चे माल के रूप में उपयोग, और 10वां आता है खनिज निष्कर्षण से वातावरण प्रदूषण को रोकना तथा अन्य खनिजों की क्षति को रोकना। यानी खनिज संसाधनों का संरक्षण कौन कौन सी विधियों के द्वारा करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है नए खनिज क्षेत्रों का पता लगाना। मनुष्य क्या करता है, लगातार खनिजों की खोज करता है, और खनिजों की जो खोज करता है वो मनुष्य धरातल के ऊपरी भाग तक ही करता है, या केवल उन्हीं क्षेत्रों में खनिजों की खोज की जाती है जहां से खनिजों को आसानी से निकाला जा सकता है। इसके अलावा जो दुर्गम क्षेत्र है जिसमें पर्वतीय क्षेत्र आ जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्र आ जाते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र आ जाते हैं, और महासागरीय तली वाले क्षेत्र आ जाते हैं, संपूर्ण पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करें तो इनका जो प्रतिशत भाग है वो अन्य धरातल की अपेक्षा अधिक है। लेकिन फिर भी आज भी मनुष्य ने उन क्षेत्रों में खनिजों की खोज नहीं की है। अतः नए खनिज क्षेत्रों का क्या लगाना चाहिए, पता लगाना चाहिए। जैसे पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा है, और उसके द्वारा तेल और गैस की खोज का कार्य किया जाता है। इराक में तेल मिल रहा है, ईरान में मिल रहा है,
लेकिन राजस्थान के थार मरुस्थलीय क्षेत्र में आज तक खनिज तेल की खोज ही नहीं हुई थी, और जैसे ही वहां पर खोज हुई उस क्षेत्र में खनिज तेल उपलब्ध हो गए। तो अगर नए खनिज क्षेत्रों का पता लगाएंगे तो उस क्षेत्र में आसानी से क्या उपलब्ध हो जाएंगे, खनिज उपलब्ध हो जाएंगे। दूसरी बात आती है खनिजों का खनन प्रक्रिया के अंतर्गत संरक्षण। जब खान से खनिज पदार्थ को निकाला जाता है तो जिसमें अयस्क की मात्रा अधिक पाई जाती है या धातु की मात्रा अधिक पाई जाती है उसको तो निकाल लिया जाता है और बाकी खनिज को खुला ही छोड़ दिया जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है, उस खनिज पदार्थ की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो खनन प्रक्रिया के अंतर्गत उस खनिज का क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, ताकि उस खनिज से अधिक किसकी प्राप्ति हो सके, धातु की प्राप्ति। तीसरी बात आती है निकाले गए खनिजों से अधिकाधिक धातु की प्राप्ति। खान से खनिज पदार्थ निकाल लिया जाता है, और जब खान से खनिज पदार्थ निकाला जाता है तो वो अशुद्ध अवस्था में पाया जाता है, और खनिजों की जो कच्ची धातु होती है उसको क्या कहा जाता है, अयस्क कहा जाता है। खान से खनिज पदार्थ निकालने के बाद में अनेक विधियों के द्वारा उस खनिज पदार्थ को शोधित किया जाता है, और अगर शोधित करते समय उन्नत वैज्ञानिक विधियों को काम में ले लिया जाए तो उस अयस्क से अधिक धातु की प्राप्ति की जा सकती है। अर्थात संपूर्ण धातु को निकाला जा सकता है, और कई बार तो स्थिति ऐसी पाई जाती है कि वो खनिज पदार्थ मिश्रित अवस्था में पाया जाता है। जैसे सीसा है, शीशे के साथ में जस्ता भी पाया जाता है, चांदी भी पाई जाती है। अगर चांदी थोड़ी बहुत मात्रा में पाई जाती है तो अपन क्या करते हैं, सीसा और जस्ता तो निकाल लेते हैं, चांदी को ऐसे ही डाल देते हैं। अब इन खनिजों के निर्माण प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं और वो चांदी वेस्ट ही चलेगी। अतः सभी प्रकार के खनिजों का क्या करना चाहिए, उन्नत वैज्ञानिक विधि से निष्कर्षण करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक धातु की प्राप्ति हो सके। चौथी बात आती है खनिजों का बहुउद्देश्य। किसी भी प्रकार के अगर खनिज पदार्थ का अपन उपयोग कर रहे हैं तो उसका उपयोग करते समय इस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए कि उसके द्वारा अनेक उद्देश्यों की आवश्यकता की पूर्ति हो सके, अर्थात बहुउद्देशीय उपयोग होना चाहिए। जैसे तांबा है, प्राचीन काल में तांबे का उपयोग किसके लिए होता था, सिक्के बनाने हेतु किया जाता था। उसके बाद में उसका उपयोग विद्युत कार्यों में होने लगा, और उसके बाद में मिश्र धातुओं के निर्माण में होने लगे। अर्थात बहुउद्देशीय उपयोग अगर किसी भी खनिज का करेंगे तो उस खनिज के द्वारा अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। जैसे पेट्रोलियम है, अब जब उसको शोधित किया जाता है तो कोलतार भी निकलता है, पेट्रोल भी निकलता है, डीजल भी निकलता है, गैसोलीन भी निकलती है, मोम भी निकलता है, रेयान भी निकलते हैं, रेसे भी निकलते हैं। तो उस पे पेट्रो रसायन उद्योग निर्भर हो जाते हैं, और उस निकाले गए खनिज के द्वारा अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। पांचवी बात आती है सुरक्षित भंडार गृहों का निर्माण। खनिज पदार्थ को जैसे ही खान से निकालते हैं, निकालने के बाद में क्या करते हैं, उसको खुले में छोड़ दिया जाता है। और अगर किसी खनिज को निकालने के बाद में अगर खुले में छोड़ दिया जाता है तो धीरे धीरे उसके जो गुण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और जब किसी भी खनिज के गुण समाप्त हो जाते हैं तो उसका महत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
अतः अगर खान से खनिज पदार्थ को निकाल रहे हैं तो निकालने के बाद में उसके लिए सुरक्षित भंडार गृहों का निर्माण कर देना चाहिए। और जब उसके लिए सुरक्षित भंडार गृहों का निर्माण कर दिया जाता है तो उस खनिज पदार्थ के गुण समाप्त नहीं होते और इसको लंबे समय तक उपयोग में लिया जा सकता है। छठा आता है खनिजों के विकल्पों का प्रयोग। जिन खनिज पदार्थों के भंडार सीमित मात्रा में पाए जाते हैं या वे खनिज पदार्थ जिनके भंडार समाप्त होने के कगार पर है, उनके स्थान पर उनके विकल्पों का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात एक तरफ वे खनिज जिनके भंडार कम पाए जाते हैं और एक तरफ वे खनिज जिनके भंडार पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो जिनके भंडार कम मात्रा में पाए जाते हैं उनके विकल्पों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर लें अपन तो कोयला और पेट्रोल दोनों के दोनों ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो कोयले और पेट्रोल के स्थान पर अपन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। और जब इनका प्रयोग करेंगे तो कोयला और पेट्रोल सुरक्षित रह जाएगा। उसी प्रकार से जैसे विद्युत कार्य में पहले तांबे का प्रयोग होता था और धीरे धीरे तांबे के भंडार कम हो गए, अतः विद्युत कार्य में तांबे के स्थान पर किसका प्रयोग होने लग गया? एल्यूमिनियम का प्रयोग होने लग गया। तो खनिजों के विकल्पों की खोज करनी चाहिए। उसी प्रकार का खनिज दूसरा खनिज हो जिसका उसी कार्य में उपयोग हो सके, तो खनिज के भंडार कभी भी समाप्त नहीं। सातवां था स्नेहकों का। स्नेह का मतलब होता है खनिजों के द्वारा मशीनों का निर्माण किया जाता है और जहां पर दो खनिज एक जगह टक्कर लगाते हैं वहां से खनिज पदार्थ घिस जाता है। अतः उसको घिसने से बचाना चाहिए ताकि वो धातु कभी भी नष्ट नहीं हो सके। और इसके लिए जैसे अपन ऑयल का प्रयोग करते हैं, ग्रीस का प्रयोग करते हैं, अर्थात चिकनाई वाले पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। और जब चिकनाई वाले पदार्थों का प्रयोग करेंगे तो उस खनिज पदार्थ की मात्रा कभी भी कम नहीं होगी। तो किसका प्रयोग करना चाहिए? स्नेहकों का प्रयोग करना चाहिए। आठवां था धातु का बारंबार उपयोग। किसी भी धातु के द्वारा एक बार वस्तु का निर्माण कर लिया और उसके बाद में वो वस्तु खराब हो गई तो उस धातु को पुनः पिघलाना चाहिए और पुनः पिघलाते हुए उसका पुनः वापस से उपयोग करना चाहिए। अर्थात उसका कैसे करना चाहिए? बार बार उपयोग करना चाहिए। और जब खनिज का बारंबार उपयोग करेंगे तो धीरे धीरे वो संसाधन क्या हो जाएगा? सही मात्रा में उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद में आता शक्ति संसाधनों का कच्चे माल के उपयोग, यानी शक्ति संसाधनों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? शक्ति के लिए किया जाता है। लेकिन अगर उसका उपयोग कच्चे माल के रूप में भी होने लग जाए तो उस खनिज के गुणों में वृद्धि हो जाएगी, उसका उपयोग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसके बाद में आते हैं खनिज निष्कर्षण से वातावरण प्रदूषण को। जब खान से खनिज पदार्थ को निकाला जाता है तो वातावरण प्रदूषित हो जाता है, क्योंकि खोदते समय और उसको शोधित करते समय सबसे अधिक जो नुकसान होता है वो पर्यावरण का होता है। तो सबसे पहली बात तो आती है खान से खनिज पदार्थ को निकालते समय इस प्रकार की विधि को काम में लेना चाहिए ताकि पर्यावरण का नुकसान नहीं हो। और दूसरी जो बात आती है उस क्षेत्र में आसपास में जो भी खनिज पाए जाते हैं उनका कभी भी नुकसान नहीं होना चाहिए, उनकी क्षति को क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए।
ये थे खनिज संसाधनों के संरक्षण की विधियां। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।